अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, पिछले 48 घंटे में ऐवान सदर के अंदर 3 इंतहाई अहम मुलाकातें हुई हैं। उन मुलाकातों के अंदर क्या डिस्कस हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या बातें हुई हैं और क्या पाकिस्तान के अंदर एमरजेंसी लगने जा रही है या नहीं लगने जा रही, उस हवाले से क्या डिस्कस हुआ है, यह आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है मुशाहिद हुसैन सैयद ने। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब को जेल से निकाला गया था, फिर उनकी रिपोर्ट्स बनी थी कि प्लेटलेट्स नीचे गिर रहे हैं, फिर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, तो उसके बाद जनरल बाजवा की एक्सटेंशन कर दी गई थी। उस हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 11 जजेस हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। उस चैलेंज को वो 11 जजेस किस तरीके से फेस करेंगे, ये भी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि अजमल जामी साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी कल ऐवान सदर में 3 मुलाकातें हुई हैं, जिसमें वज़ीर आज़म, सदर और आला अस्करी हकाम शामिल थे। ऐवान सदर में इसलिए मुलाकातें हुई हैं कि सदर के कहने पर आर्टिकल 232 के तहत एमरजेंसी लगाई जाए। अगर मखसूस नशिस्तों वाला फैसला रिव्यू में ना बदला गया तो एमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट बैठा और फुल कोर्ट की कहानी भी बाहर आ गई है। वो कहानी ये बाहर आई है कि जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब काजी फायज ईसा साहब 5 या 6 जजेस का एक लार्जर बेंच बनाना चाहते थे और अपनी मर्जी का फैसला देना चाहते थे, लेकिन जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह इस बात पर अड़ गए कि नहीं, हमने फुल कोर्ट ही बनानी है। और फुल कोर्ट बनी और जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो मेरे और आपके, हम सब के सामने है। अब हुकूमत रिव्यू में जा रही है कि हम रिव्यू में जाएंगे और बातें की जा रही हैं कि अगर रिव्यू में इस फैसले को ना बदला गया तो एमरजेंसी लगा दी जाएगी। रिव्यू के हवाले से 2 बातें बड़ी अहम है, वो जरा आप सुन लें। पहली बात तो यह कि उस वक्त तक रिव्यू में नहीं जाया जा सकता जब तक उस केस का तफसीली फैसला नहीं आ जाता। उस वक्त तो शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया गया था ना कि 8-5 के अक्सरियती फैसले से जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाती हैं, लेकिन अभी उसका तफसीली फैसला आना है। जब तक तफसीली फैसला नहीं आएगा उस वक्त तक आप रिव्यू में नहीं जा सकते। और दूसरी बात ये कि रिव्यू में जब आप जाएंगे तो वही 13 के 13 जजेस दोबारा बैठेंगे, वही बातें दोबारा होंगी, वही सलमान अकरम राजा, वही फैसल सदीकी, वही अतर मनुल्ला, जस्टिस आयशा ए मलक, मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह, जस्टिस याया फरीदी, उन सब को दोबारा मुतमिन करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि भाई वो जो पहले आपने फैसला दिया था वो गलत था। ये टेक्निकली जो फैसला है वो 11-2 का था। वैसे तो 8-5 से अक्सरियती फैसला आया ना, लेकिन टेक्निकली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में था वो 11-2 से फैसला था। तो वहां पर क्या होगा, किस तरीके से बातें होंगी, ये जब रिव्यू वाला काम शुरू होगा फिर आपको पता चलेगा कि क्या सीन होना है। लेकिन रिव्यू में फैसला ना बदला गया तो फिर एमरजेंसी लगा दी जाएगी। ये एमरजेंसी लगाना कोई आसान काम नहीं है। इस हवाले से अगली वीडियो में मैं एक बड़ी अहम चीज आपको बताने के लिए जा रहा हूं, जो कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। उसकी जो डिटेल है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और अजमल जामी साहब ने एक और बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उन सब तक एक पैगाम पहुंचाया गया है और पूछा गया कि अगर हालात ये बनते हैं तो आप किस तरफ खड़े होंगे, इस तरफ या उस तरफ। तो आधी लाहौर हाई कोर्ट ने रजामंदी जाहिर कर दिया कि ठीक है भाई, रोटी पानी का मामला, हम हो जाएंगे इस तरफ खड़े, और आधे लोगों ने कह दिया कि हमें वक्त चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। अब आ जाएं जरा मुशाहिद हुसैन सैयद ने जो एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, उस इंकशाफ के ऊपर उन्होंने कहा कि 2019 में नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट की मदद से मुल्क से बाहर गए थे। तहरीक इंसाफ को तो पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या गेम हो रही है, और एस्टेब्लिशमेंट मरियम नवाज को भी बाहर भेजना चाहती थी, लेकिन इमरान खान को इस बात की बिनक पड़ गई थी और फिर रोक लिया गया था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने लंदन के अंदर पार्टी लीडर से कुरान पाक के ऊपर हलफ लिया कि वो बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि जब मैंने राब्ता किया बड़े लोगों से कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया कि हमने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर कौमी मफाद में भेजा है, और ये जो पूरे का पूरा प्लान बनाया गया नवाज शरीफ को बाहर भेजने का, ये एस्टेब्लिशमेंट का प्लान था। और आखिर में उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों से कुरान पाक के ऊपर हलफ लिया गया उनमें से 3 लोगों ने मुझे बता भी दिया कि भाई ये बातें हुई हैं, हमसे हलफ लिया गया है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी है और उस मामले में आपने सपोर्ट करना है, वोट देना जाके। अगली खबर सुन लें जी। वो खबर ये है कि
برطانیہ کی پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں وہ ایک ڈیبیٹ، ایک بحث کرنے کے لیے جا رہے ہیں کس چیز کے اوپر؟ پاکستان کی سیاست کے اوپر، کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر الیکشن کس طرح کے ہوئے ہیں، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کس طریقے سے کی جا رہی ہیں، اس چیز کے اوپر یہ ڈیبیٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے اور یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اور آخر میں مطیع اللہ جان صاحب نے ایک بات کی، اب انہوں نے تو ویسے ایک مفروضے کے اوپر بات کر دی ہے، اسد طور نے اس کو اپنے ویلو کے اندر بتایا، لیکن یہ بڑی اہم بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ 13 جنوری کے فیصلے کے بعد قاضی فائز صاحب اور سکندر سلطان راجہ کے ساتھ ان دونوں کے درمیان کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا پتہ کیا جائے، اور یہ ملاقاتیں ریکارڈ کے اوپر کیوں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کہیں قاضی فائز صاحب کو یہ ڈر تو نہیں ہے کہ جس طرح کمشنر راول پنڈی چٹھا صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، کہیں اس طرح کی ایک پریس کانفرنس الیکشن کمیشن سے اس کے اندر سے بھی نہ آ جائے۔ اور یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ بھئی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت تک سپریم کورٹ کے اندر کوئی ریٹ پٹیشن دائر نہیں کرتا جب تک ان کو یہ مکمل برابر نہیں کروا دیا جاتا کہ جاؤ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور قاضی فائز صاحب ہمیشہ ان کے حق میں فیصلہ سنائیں گے۔ لیکن اب معاملات اور سینگ جو ہے نا وہ پھنس چکے ہیں بھائی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فل کورٹ کے سامنے اگر ریویو پٹیشن جاتی ہے، جب فائل ہوتی ہے، پھر وہاں پر معاملات کیا ہوں گے۔ ابھی تو کل کا دن جو جمعرات کا دن ہے، کل جسٹس میاں گل حسن کی عدالت میں صنم جاوید کے کیس کا پورا ریکارڈ بھی پیش کیا جانا ہے۔ کہاں کہاں پر وہ تھی، وہ سپر مین بن کر لاہور کے اندر 2-3 مقامات پر کیسے گئیں، پھر وہ سرگودا میں کیسے گئیں، پھر وہ گجرانوالہ میں کیسے گئیں، پھر وہ اسلام آباد والا چکر کیا تھا، اور بلوچستان لے کر جا رہے تھے وہ کیا چکر تھا۔ یہ ساری باتیں بھی اسلام آباد کی عدالت کے سامنے آئیں گی، پھر پتہ چلے گا کیا حساب ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔